हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एसके एमपी बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट देख चुके थे। अब हमको क्या थर्ड क्वेश्चन करना है। इसमें भी क्या एचसीएफ निकालना है आपको, और एचसीएफ निकालना है, सिर्फ इसमें जांच नहीं करना है, इसमें सिर्फ एलसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैंने कल एचसीएफ और एलसीएफ निकालना सिखाया था, वैसे ही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या 12 के गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, कर लेते हैं हम लोग। दो, दो से दोगे तो 6, फिर दो से 3, फिर दो से दोगे तो दो से नहीं दोगे, 3 में तो 3 से देना पड़ेगा, 3 एकम 3, तो 12 क्या लिखोगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। फिर 15 का करते हैं हम लोग, तो 15 का क्या हो जाएगा, किससे दोगे 15 में, 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से देखोगे, 3 से क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से दोगे, 5 एकम 5, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 15 को क्या लिखोगे, 3 गुणित 5। फिर दो 21 में दो, 21 के गुणनखंड करो आप, क्या हो जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, क्या लिख लोगे 21 को, 3 गुणित 7, है ना। अब ये ध्यान रखना कि ये इन सबके गुना में एक होता है। अगर एक का गुना कर दोगे आप तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, सबके गुना में एक तो लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत है क्या एक लिखने से, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एक लिख दिया हमने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया था, एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होती है, और कॉमन संख्या में भी जिसमें सबसे कम घात हो, इसको घात के रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 1। इसमें तो इसको ऐसे ही लिखोगे, इसमें तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखोगे। तो आप क्या लिख दिया आपने, सबसे कम घात 2 2 2। पहली बात तो कॉमन देखना है, तो 2 देखना है, इसमें 2 इसमें नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं है ना, सिंपल। 3 देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब ये कॉमन मिल गया आपको, तीन ही संख्या में 3 कॉमन है। अब देखो सबसे कम घात किसमें है, तो तीनों में एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है ना। तो एक एक घात है तीनों में, तो सेम घात है, कम का सिस्टम एक ही है, मतलब एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं के सब गुणनखंड लेते हैं, जितने गुणनखंड होते हैं उनको सबको लेते हैं, और जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो कॉमन वाली को क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा घात रहती है उसको लेते हैं। तो इसमें 2 है, तो 2 तो कॉमन नहीं है, तो इसको पूरा 2 ले लेंगे, 2 की पावर 2 गुणित, देखो 3 ले लो, तो तीनों में एक एक पावर है, तो 3 ले लिया। फिर एक एक है तो एक तो रहते ही है, फिर 5 ले लेंगे हम, सब लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। फिर ले लेंगे 7, तो ये क्या हो गया अपना एलसीएम। 2 ले लिया, 2 की पावर 2, जो ज्यादा घात रहती है वही लेंगे ना, 2 की पावर 2 ले लिया। फिर 3 की तो तीनों में एक एक है, तो एक ले लिया, 5 की भी एक है, 7 की भी एक है, तो 7 ले लिया। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 गुणित 7। अब 15 चौके 60 गुणित 7, और 7 42, मतलब 420। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 420, और एचसीएफ 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 17, 29 और 23 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 के गुणनखंड करते हैं हम लोग, 17 के करें। 17 क्या है, 17 के देखो तो क्या होगा, ये तो अभाज्य संख्या है, 17 क्या है अभाज्य, तो 17 का सिर्फ 17 से जाएगा, 17 एकम 17। 23 का भी यही सिस्टम है, 23 का क्या होगा, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भी 23 से जाएगा, है ना। और 29 का सिस्टम क्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 का भाग भी 29 में ही जाएगा। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 को क्या लिखोगे, 17 गुणित 1। क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो होता है ना सबके साथ,
23, 23 को क्या लिखोगे? 23 गुणित 1। और 29, 29 को क्या लिखोगे आप? 29 गुणित 1। अब क्या क्या निकालना है हम लोगों को? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। क्या होता है ये? क्या लेते हैं जो कॉमन है तीनों में? तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 17 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 29 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। आपको सब में दिख रहा होगा एक एक एक, तीनों में कॉमन दिख रहा है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सबसे कम घात किसमें? तीनों में एक एक घात है इनकी। यहाँ पे भी एक की एक घात है, यहाँ पे भी एक की एक घात है, यहाँ पे भी एक की एक घात है। तो बस जो तीनों में कॉमन हो और जिसकी सबसे कम घात हो वो संख्या ले लेते हैं एचसीएफ में। ये ले लिया हम लोगों ने। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बता देते हैं आपको। एलसीएम क्या होगा? पूरी संख्या को लेना है और जो कॉमन हो उसमें सबसे ज्यादा घात वाली लेना है। तो इसमें 17 है, इसमें नहीं है, मतलब 17 को ले लेंगे। गुणित 23 को ले लिया, गुणित 29 को ले लिया, गुणित तीनों में एक है तो एक का ले लिया, एक को ले लिया, तीनों में है ना एक तो एक को भी ले लिया। और सबसे ज्यादा घात किसकी है? तीनों में एक एक घात है इसलिए एक वाला ले लिया। अब क्या होगा? इसका गुना कर लो तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। गुना कितना आ जाएगा इसका? इन तीनों को जब गुना करोगे आपको तो क्या हो जाएगा? 11,339। ये आ जाएगा एलसीएम। तीनों का गुना करोगे तो ये आ जाएगा। आप करके देख लेना, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसमें बच्चों को एचसीएफ निकालने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये एक एक गुने में लिख दिया है, इसलिए समझा भी दिया है मैंने कि एक क्यों होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन तीसरा, इसको और देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसका भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 8 के गुणनखंड करते हैं हम लोग। क्या लिखोगे 8 को? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 को कैसे लिखोगे? 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 को क्या लिखोगे? 25 के भी गुणनखंड कर लो। क्या हो जाएंगे? 25 25, 5 एकम 5। लिख दिया। अब लिख लेते हैं इनको। 8 को कैसे लिखोगे आप? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2 की पावर 3। 2 कितनी बार दे रखा है? 1 2 3 गुणित 1। अब 9 को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3 गुणित 3 गुणित 1। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 गुणित 1। 25 को लिखना हो तो क्या लिखोगे? 5 गुणित 5 गुणित 1 बराबर 5 की पावर 2 गुणित 1। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। क्या होता है? जो तीनों में कॉमन आए। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 देखो इसमें है, इसमें है क्या? नहीं है। 3 इसमें है क्या? नहीं है। 5 इन दोनों में है क्या? नहीं है। सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 1 1। जो कॉमन हो तीनों में वो लेंगे और जिसमें सबसे कम घात हो। तो इसमें भी 1 की घात 1 है, यहाँ पे भी 1 की घात 1 है, यहाँ पे भी 1 की घात 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम क्या होता है? पूरी संख्याओं को लेना है। 2 ले लिया, 2 की पावर 3 गुणित 3 है, इसमें 3 ले लिया। सबसे ज्यादा पावर 3 की कहाँ पे? यहीं पे। गुणित 5 की पावर सबसे ज्यादा यहाँ पे, गुणित 1। इसको क्या लिख दोगे? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। और 3 की पावर 2 मतलब 3 तिया 9, 5 की 25 गुणित 1। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका कर लो। क्या होता है ये? 8 में 72 गुणित 25। और इन दोनों का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1800। क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1800। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? 1 और एलसीएम क्या आ गया? 1800, है ना। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? एचसीएफ कोष्टक में ये दे रखा है बराबर 9 दे रखा है, ये दिया है उन्होंने क्वेश्चन में से ही लिखा है। और एलसीएम ये दिया है और इसको ज्ञात करना। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको। ये मैंने पहले भी बताया 1-2 बार क्वेश्चन में
कि अगर आपको HCF दे रखा और कोष्टक में लगा के ऐसे दिया है तो ये जो दो संख्याएं होती है ना, इनका HCF दे रखा है उन्होंने 9 और ये दो संख्या है इनका LCM उन्होंने पूछा है। इसका मतलब यही है, HCF का मतलब क्या है, HCF कोष्टक में अगर दो संख्या दे रखी है उन्होंने, जैसे कि 306 और 657 दिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है इन दोनों का HCF 9 होगा और इन दोनों का LCM उन लोगों ने पूछा है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में। तो आप यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, HCF दो संख्याओं का दिया है 306 का कॉमा 657 का, कितना दिया है 9, और LCM आपको ज्ञात करना है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, हम जांच कर रहे थे, तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं HCF गुणित LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये जानते हैं ना हम लोग, कब से कर रहे हैं हम, पिछले क्वेश्चन में तो करा था। नेक्स्ट लेक्चर देखना आप, जो पिछला लेक्चर है ना उसमें मैंने बताया था जांच करना, और उसमें HCF और LCM को अच्छे से समझाया था। अगर उस लेक्चर को देखोगे ना तो ये HCF LCM आसानी से निकाल लोगे आप, है ना। तो उसको देखना, उसमें बताया मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, इसके जो प्रश्नवाली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें यही जांच करना सिखाया है। तो उसमें यही है कि HCF गुणित LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब इन्होंने HCF तो दे रखा है दो संख्याओं का, HCF क्या दे रखा है, दो संख्याओं का 9 दे रखा है, गुणित LCM क्या करना है आपको, निकालना है। LCM क्या पूछा है उन्होंने, LCM निकालना है। और दो संख्याएं कौन कौन सी है, ये दोनों, यही है ना, दो संख्याएं कौन सी है, 306 गुणित 657, है ना। अब क्या करोगे आप, सिंपल ये 9 को इसके भाग में भेज दोगे तो LCM आ जाएगा आपके पास। क्या करोगे, LCM बराबर 306 गुणित 654 भागित 9। अब क्या करो, 9 से काट दो इसको, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर कितने बचे, 27 में से 30 में से 27 गए तो 3, 36 हो जाएंगे। तो 9 चौके 36, ये कट गया 9 से, कितना बचा आपके पास, 34 गुणित 657। तो LCM क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का गुना कर लो, क्या हो जाएगा इसका, 34 और 657 का आप गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 22,338। अब आपको लग रहा होगा ये सर ने कैसे लिख दिया, सर को याद है कि कैसे लिख दिया, 22,338 कैसे लिख दिया है, ये मैं कितनी बार कर चुका हूँ, 10-15 बार ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो मेरे को क्या याद हो गया है। आपको सिंपल करके देखना है जब भी आएगा, ऐसे नहीं कि सर को मन से ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाई के यहाँ पे कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आ गया, शॉर्ट ट्रिक से नहीं आए हैं ये, क्या मैंने 2, 4, 15 बार कर चुका हूँ ये क्वेश्चन को। अब पढ़ा रहा हूँ तो 2-3 बार तो हो ही जाता है, क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी, तो इसलिए याद हो जाता है। धीरे धीरे आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आपको याद करने से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप तो सिंपल गुना करो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब जानना है, सिर्फ ये दो संख्याएं, इन दोनों का ध्यान रखना है कि दो संख्या दे रखी है यहाँ पे और इनका HCF दे रखा है, LCM पूछा है। हम ये जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर ये सिंपल फार्मूला लगाया है, यहाँ से LCM आ गया, LCM उन लोगों ने पूछा था, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, काउंटेबल नंबर, जिसको गिन सकते हैं उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर पढ़ा है ना आपने, उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सबको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या n के लिए उन्होंने बोला कि n एक प्राकृत संख्या है। n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5,
तो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब समझना आपको कि इसका मतलब क्या है। वो ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको लिखवा दूंगा कि आपको कैसे लिख के आना अगर आए तो मैं सिंपल समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर 6 की n की पावर 1 रखो, n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। n क्या है, प्राकृत संख्या, तो 6 की पावर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 36, 6 की पावर 3 रखोगे तो और कुछ वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार देखना है कि n की कुछ भी वैल्यू ऐसी हो सकती है क्या, कि ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या n की, क्या हम n की 6 की वैल्यू कुछ भी रखें यहाँ पे, n की ऐसी वैल्यू कि जो मान आए यहाँ पे, जो भी संख्या आए यहाँ पे, उसमें लास्ट में 1 0 या 2 0 कुछ भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, ये अपने को चेक करना है। क्या चेक करना है आपको कि n की कुछ ऐसी संख्या हो सकती है क्या कि 6 की अगर यहाँ पे n का मान रखे, अपन कुछ भी रखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और लास्ट में जो, जैसे कि यहाँ पे 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 36 आया, 3 रखा तो कुछ आया, ऐसे ही कुछ ऐसी वैल्यू रखे हम और लास्ट में वो अंक आया, जैसे यहाँ पे 36 आया तो यहाँ पे उसमें 0 आना चाहिए। अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए, लास्ट में शून्य आना चाहिए, सिर्फ 1 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या, हमको यही देखना है इसमें। तो मैं इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ कि आपको शून्य के लिए क्या होता है। आप ऐसे 2 3 अंक ले लो, मान लो आपने 10 लिया है ना, 10 लिया आपने, 10 के पीछे शून्य, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे इसको लिख दोगे 5 गुणित 2 लिख दोगे ना, इसको गुणनखंड करो 10 के, क्या 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो क्या लिखोगे 5 गुणित 2, ये लिख दिया आपने। अब एक और संख्या ले लो जिस जो 0 से समाप्त हो रही हो, कौन सी संख्या ले लो, मान लो 20 ले लिया हम लोगों ने, ले लिया 20 के गुणनखंड करो, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, इसके गुणनखंड क्या हो रहे 2 गुणित 2 गुणित 5। एक और संख्या बता दो ऐसी मेरे को कि जो 0 से समाप्त हो रही हो। आप ले लो 0 से कोई सी भी, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 60 ले लेता हूं मैं, 60 ले लिया मैंने मान लो, इसके गुणनखंड करो आप, इसको भी 2 से 2, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 2, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, है ना। इसको क्या लिखोगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब इसमें एक चीज आपको कॉमन लगेगी, देखना ध्यान से, मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या कॉमन है। इसमें 0 है तो देखो इसमें 2 और 5 आ रहा है 0 है मतलब 2 और 5 गुणनखंड में आ रहा है, इसमें 0 है गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसमें 0 है लास्ट में, गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5। आप एक और संख्या ले लो, मान लो 100 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 और 5 आएगा ही। अब मैं एक और 50 लेके दिखा देता हूं आपको, 50 ले लो आप, है ना, 50 तो चलो मान लो 50 में तो आप बोलोगे कि 5 तो दिख रहा है, 70 ले लो, 70 में तो नहीं दिख रहा है आपको, लो 70 ले लेता हूं, इसमें करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 से 2, 2 तिया 6, एक बचा 2 पंजे 10, फिर ये क्या होगा 5 सते 35 और 7 एकम 7, तो क्या लिखोगे 2 गुणित 5 गुणित 7, बन गया 2 और 5 का पेयर। 2 और 5 जितनी भी संख्या हमने ली जो 0 पे खत्म हो रही है उनमें 2 और 5 आना जरूरी है। क्या है ये, जरूरी है। इसलिए आप अगर यहाँ पे देखो 6 को करोगे, 6 के गुणनखंड करो आप तो क्या होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या लिखोगे 6 को 2 गुणित 3, इसमें 2 तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है क्या, इनमें 5 दिख रहा है लेकिन इसमें 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। इसलिए इसमें कुछ भी लिख दो, इसके घात में कुछ भी लिख दो 1 2 3 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी ऐसी संख्या ले लो, लेकिन जब तक अगर इसके गुणनखंड में 5 होता, मान लो यहाँ पे और कुछ होती संख्या उसके गुणनखंड में 5 आ रहा होता
तो 0 आ सकता था, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं, 0 से समाप्त नहीं हो सकती है, तो ये असत्य है। तो मैं इसको करके बता देता हूँ, लिख के कि क्या लिखना है आपको सिंपल भाषा में, समझाने के लिए करा इतना कुछ मैंने, तो आप सिंपल भाषा में मैं लिख के बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना कैसी भाषा में वो बता दिया मैंने, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। इसको सिंपल लिखना है, क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड करते हैं उसके, उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जैसे कि इसके 2 गुणित 3 हुए फिर पावर n होंगे, अपने को पता है 6 के गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 3 होंगे, है ना। फिर हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य से समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब जो गुणनखंड हो उसमें 2 और 5 आना जरूरी है। मैंने क्या बताया था, अभी तो समझा है, इतनी सारी चीज बताइए कि कोई भी संख्या अगर शून्य से समाप्त हो रही है वो, तो उससे गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 आना जरूरी है, वो आते ही है। मैंने 4 5 आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो ऐसी जिसके आखिरी में 0 है, उससे गुणनखंड करोगे ना, उसमें 2 भी मिलेगा आपको और 5 भी मिलेगा। तो वही बोला है उन्होंने कि 2 और 5 आना जरूरी है, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। सिंपल आपको ये लिखना है ना, ये क्वेश्चन ये लिखना है आपको। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो दिख रहा है आपको, देखो 2 तो दिख रहा है आपको, लेकिन 3 है, 5 नहीं है। अगर 3 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 होना जरूरी है। अगर यहाँ पे होता 2 गुणित 3 है और 5 भी होता तो ये क्या हो जाती, शून्य पर समाप्त हो जाती, क्योंकि 2 और 5 मिल जाता है, यहाँ पे 5 नहीं है। बस यही ध्यान रखना है आपको, इतना सा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 13 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ये बताना है इसमें कि ये जो दोनों ये संख्या क्या एक ही दे रखी है ना, ये इसको तो एक संख्या ही मानेंगे ना हम लोग, ये और ये भी क्या है, एक संख्या ही है। तो ये जो संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या को जोड़ दो फिर लास्ट में अपन कैलकुलेशन करते हैं तो एक ही तो आती है अपने पास, गुना भाग करके कुछ एक ही तो संख्या मिलेगी आपको। इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये जो भी दे रखा है इसको करो सोल्व और पूरी बताओ कि ये भाज्य संख्या है, ये व्याख्या करना है। उन्होंने बोला है भाज्य है, बस आपको प्रूफ करना है कि भाज्य क्यों है। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। हमने देखा था ना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जा सकते हैं, एक के अलावा, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए। मान कुल मिला के ये मान लो जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यही बोलते हैं ना, जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जिसमें जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, कुल मिलाकर उसमें किसी दूसरी संख्या का भी भाग जा सकता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पहला वाला नंबर लेते हैं और इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख लेते हैं आप 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, दिख रही है 13। तो ये 13 दोनों में क्या है, कॉमन ले लो आप, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 7 गुणित 11 प्लस 1, ये बचा, ये बचा ना। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, आप क्या करोगे 13 को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ क्या बचेगा 7 गुणित 11 और ये 13 की जगह क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, +1। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ किसका जाए भाग, एक का और खुद का, तो वो क्या होती है अभाज्य संख्या। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी और का भी भाग चला जाए। अब ये संख्या है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 13 से भाग चला जाएगा ना, इसमें क्या दिख रहा है 13 है यहाँ पे, तो ये पूरी संख्या जो भी आएगी उसमें 13 से भाग चला जाएगा, मतलब वो संख्या के अलावा कुछ और ऐसी संख्या उससे भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है भाज्य संख्या। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, चूंकि यहाँ
पर 13। कॉमन, कॉमन को हिंदी में लिखना हो क्या लिखेंगे हम? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। क्या है? 13 है उभयनिष्ठ, मतलब आप 13 कॉमन ले लिया आपने, 13 उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अगर यहाँ पे एक कॉमन होता, सिर्फ एक और कुछ नहीं होता, तो वहां पे क्या होता? वो अभाज्य संख्या हो जाती, भाज्य नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ और संख्या से भाग दे पा रहे हैं ना उभयनिष्ठ सिर्फ। कुल मिला के आपको ये देखना है कि और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, और कुछ आ रहा है इसमें 13, तो ये उभयनिष्ठ है इसमें, इसलिए आप ये भाज्य संख्या बोल दोगे। इसी प्रकार आपको ये दूसरी वाली संख्या को देखना है। इसमें क्या है? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पूरे में 5, इसमें से 5 कॉमन ले लो और इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे? 7 गुणित 6 गुणित 5 तो कॉमन ले लिए, क्या बचा? 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा? 1। यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? यही चीज लिख दोगे, चूंकि यहाँ पर 5 क्या है? उभयनिष्ठ, क्योंकि यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी, है ना? सिर्फ यही लिखना है आपको, ये ध्यान देना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। वो अगर किसी उसमें एक से कुछ अलग कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ पे एक कॉमन आता तो हम इसको नहीं बोल सकते थे कि ये भाज्य है, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा हो उसमें, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था तो मैंने लिखा नहीं है, आप बुक में देख लेना, मैं इसको समझा देता हूँ और बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और फिर क्या बोल रहा है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना? उसके बाद क्या है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो वो इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों, सोनिया और रवि, और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं चलना प्रारंभ। तो वो बोल रहे कि कितने चक्कर के बाद या कितने समय के बाद, कितनी दूरी के बाद। उन्होंने बोला है कितने समय बाद, दूरी नहीं पूछी उन्होंने पूछा है कितने। मान लो उन्होंने बोला है कि ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ये 12 मिनट में लगाता है, और दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो कितनी देर बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको इसके लिए सिंपल क्या करना है? 18 दे रखा है एक, तो आपको दो संख्या मान लेना है इन दोनों को, कि एक 18 है और एक 12 है। इसके दोनों का गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम होगा उतनी देरों में वो हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं 18 के, तो क्या हो जाएगी? दूनम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना? 12 के निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 18 क्या लिखोगे? 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 2 गुणित 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणित 3। अब एलसीएम क्या होता है? क्या होता है एलसीएम? एलसीएम होता है कि जो सब संख्या लेना है और जो कॉमन हो उसकी ज्यादा घात वाली संख्या लेना है। अब 2 इसमें भी 2 इसमें भी, मतलब 2 कॉमन है तो इसको लेना पड़ेगा हमको। लेकिन क्या लेंगे 2 में भी? इसमें जिसकी ज्यादा घात होगी वो लेंगे, तो 2 की पावर 2 ले लिया, गुणित 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 लेना है अपने को, लेकिन जिसमें ज्यादा घात होगी उसको लेंगे, तो
इसको लेंगे, ये क्या हो जाएगा ये। और यहाँ पे जिसकी ज्यादा घात, इसको क्या लिखोगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 9 चौके 36। तो आप आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे कि वह दोनों कितने 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। उन्होंने यही पूछा है कितने मिनट बाद मिलेंगे वो, तो वो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये करना है, एलसीएम निकालना है और ये करना है। अब मैं समझा रहा हूँ कि 36 मिनट हुआ कैसे। तो आप मान लो ये 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, 12 मिनट में लगा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक 18 मिनट में चक्कर लगाएगी सोनिया, फिर ये 12 में लगा देगा, तो 36 मिनट में दोनों साथ मिलेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि 36 मिनट में क्या हो रहा है, ये 36 मिनट चल रहे दोनों, तो 18 मिनट में ये कितने चक्कर लगा देगी, 18 से भाग दे दो, तो 18 या 36, मतलब सोनिया तो 3 चक्कर लगा लेगी, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, तीनों चक्कर लगा के तीसरे चक्कर में आ जाएगी। और 36 भागित 12, 12 चौके 36, 18 और 12 तिया 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 होता है। मतलब सोनिया 2 राउंड लगाएगी और ये रवि कितने लगाएंगे 3 राउंड लगाएगा। समझ रहे हो बात को, सोनिया 2 राउंड लगाएगी और रवि 3 राउंड लगा देगा। ऐसे लगाएगा ना, यहाँ से लगाया फिर लगाया 18, मान लो 18 मिनट में एक लगा दिया 18, फिर 18 दूनी 36, 36 मिनट में इसने 2 लगा दिए। अब इसका क्या होगा 12 मिनट में एक लगाया, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 तिया 36, तो वो दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे कितनी देर में 36 मिनट में। तो ये बस ये समझाने के लिए मैंने बताया इतना आपको। अब ये अपनी प्रश्नावली 1.2 पूरी समाप्त होती है, यहाँ पे पूरी खत्म हो गई है। अब अपने को 1.3 देखना है, तो वो अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग। तो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, है ना। और जो भी दिक्कत आ रही है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप वो कमेंट करोगे तो मैं आपका वहाँ पे जवाब दूँ, है ना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।